हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। बेटा, आज क्लास 10th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले हमने पढ़ा था बेटा न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखा हमने कि वहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या वेल डेवलप्ड न्यूट्रिटिव सिस्टम कुछ नहीं बताता था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग किस में आता है बेटा? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मैंने आपको बताया होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। अब वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है मतलब कि हर एक काम के लिए, बॉडी के हर एक फंक्शनिंग के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिटिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जैसे हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखा कि 5 स्टेप में कंप्लीट होता था, ऐसे वो स्टेप्स पांचों यहां पे भी हैं। वही 5 स्टेप यहां पे भी लगेंगे। क्या क्या? इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप हमने आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन में बताया, न्यूट्रिशन में बताया। वही 5 स्टेप यहां पे भी हैं, बट वहां सिंपल तरीके से हो जाया करता था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। लेकिन यहां पे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो यहां पे एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो यहां पे जो भी प्रोसेस होंगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है इनमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है बेटा, वो है मेन एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? मेन है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल 6 से 7 मीटर लंबी, 6 से 7 मीटर लंबी एक ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है। अब माउथ से लेकर एनस तक के बीच में और सारे कई पार्ट हैं। जैसे स्टार्ट होता है माउथ। कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? माउथ से स्टार्ट हुआ। यह मुंह जो हमारा है यहां से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद जैसे ही मुंह को खोलते हैं, हम अपने भोजन को कहां पर रखते हैं? भोजन को उठाया और उठाने के बाद जैसे ही मुंह खोलते हैं तो जो स्पेस दिखाई पड़ता है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है बक्कल कैविटी। क्या कहा था बेटा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में भोजन को पहुंचाने को कहा जाता है इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। भोजन को मुंह में बक्कल कैविटी के अंदर रखना,
इंजेशन कहलाता है। साथ साथ मैं एलिमेंट्री कैनाल को और इन सारी चीजों को भी साथ में बताते चलता हूं। अब माउथ जो है वो ओपन होता है बेटा एक रबर की पाइप में, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस। ईसोफेगस एक रबर की लंबी सी पाइप है जो कि बक्कल कैविटी में लैरिंग्स के फायरिंग्स के बाद से स्टार्ट होकर के और स्टमक तक आता है। कहां तक? स्टमक तक आता है। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? मैंने छोड़ दिया फायरिंग्स। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, फायरिंग्स के बारे में। फायरिंग्स छोड़ दिया मैंने। ईसोफेगस, अच्छा किताब में मिलता है माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। कहां पे? स्टमक में ओपन होता है। अभी मैं एक बहुत ही गूढ़ चीज बताने वाला हूं आपको। फिलहाल देखिए, पहले भी स्टमक के बाद आता है बेटा, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम के बाद आता है लास्ट में एनस। यानी कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक फैला हुआ होता है, और माउथ से लेकर एनएस तक जो इसकी लंबाई है वो 6 से 7 मीटर लंबी है। ठीक है बेटा। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन, इंजेशन तो समझ गए। इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। भोजन को जैसे ही हम उठाकर अपने बक्कल कैविटी में डालते हैं तो इसे इंजेशन कहा जाता है। डाइजेशन, नेक्स्ट पार्ट आता है डाइजेशन। अच्छा, मैं पहले ये डायग्राम बना के पहले से रखा था कि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन मैंने लेवलिंग यहाँ पे नहीं की थी। लेवलिंग इसलिए नहीं किया था कि जब लेवलिंग पहले से रहेगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ज्यादा ना आए बेटा, तो इसलिए हमने इस लेवलिंग छोड़ दिया था। लेवलिंग हम आपके सामने करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने माउथ बनाया है। क्या है ये? ये है माउथ। ठीक है बेटा। ये देखिए, ये माउथ है। माउथ के बाद ये बक्कल कैविटी है। क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल मीन्स माउथ, कैविटी मीन्स माउथ के अंदर का स्पेस, कैविटी मीन्स खाली स्थान। ये पाइप जो देख रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक जो फैला हुआ है, इसको ईसोफेगस कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी डायग्राम बनाया जाता है बेटा, लेबलिंग जो की जाती है वो हमेशा बाएं साइड में किया जाता है डायग्राम के, और एक ही तरफ किया जाता है, चारों तरफ नहीं किया जाता। ये लिखने का तरीका है, बट इधर मैंने कुछ समझाया हुआ है आपको, इसलिए मैं लेबलिंग इधर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ये जे शेप स्ट्रक्चर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टमक कहा जाता है। अभी स्टमक के बारे में मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। स्टमक ओपन होता है, मैंने कहा स्टमक ओपन होता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अंदर फोल्डेड है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा। और ये बड़ी वाली, मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ा वाला जो है ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।
और यहां पे देखिए ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट है जो है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। और रेक्टम सबसे लास्ट में एक स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग के द्वारा खुलता है, उस ओपनिंग को कहा जाता है एनस। ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको यहां पे दिखाई पड़ रही। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड? एक लीवर दिखाई पड़ रहा है, ये लीवर है। ठीक है बेटा, ये लीवर है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। और लीवर के ऊपर एक मटर के दाने के समान संरचना दिखाई पड़ रहा होगा जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है बेटा। तो ये रहा आपके एलिमेंट्री कैनाल में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये इतना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये इसकी पूरी लेबलिंग रही। स्टार्ट होता है माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये तो डाइजेस्टिव ऑर्गन है। डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, वो है लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ठीक है। मैं बोला कि आपको स्टमक के बारे में कुछ एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। शायद आप जानते हो, अच्छी बात है, ना जानते हो तो जानिए। जब भी आप किसी से पूछते हैं कि ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो लोग बोलते हैं स्टमक है। जनरली बोलते हैं ना ये स्टमक है, बट इट इज रॉन्ग। ये गलत है, क्योंकि स्टमक कहां है? स्टमक इसके अंदर है। स्टमक इसके अंदर रखा हुआ है। फिर ये क्या है? फिर बोलोगे ये क्या है? ये एब्डोमेन है। क्या है? ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, या लोग इसको बेली भी बोलते हैं। बेली, इसको बेली भी बोलते हैं लोग। ठीक है। तो ये है स्टमक। क्या है? स्टमक तो भाई एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो ये चीज क्लियर हुआ ना। तो अच्छा, यहां पे मैंने फेरिंग्स छोड़ दिया था, यहां पे क्लियर हो जाए बात। मैंने फेरिंग्स छोड़ दिया था। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वास्तव में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। फेरिंग्स वो जगह है बेटा, फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है जहां पे नाक, कान, आंख, मुंह, ठीक है, इन सबकी ओपनिंग एक जगह पर होती है। जहां पे ईसोफेगस, जहां पे विंड पाइप, फूड पाइप, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता जो है। तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक जगह पर खुलते हैं। उस जगह को जहां पर दोनों विंड पाइप और फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस और ट्रैकिया जहां पर एक जगह पर खुलता है, उसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स में पाया जाता है बेटा गलेट। गलेट एक कॉमन ओपनिंग है। गलेट एक कॉमन ओपनिंग है किसकी? ईसोफेगस और ग्लॉटिस की। ईसोफेगस और ग्लॉटिस का। ग्लॉटिस वो जगह है, ग्लॉटिस ओपनिंग स्मॉल ओपनिंग है किसका? विंड पाइप का, ट्रैकिया का। ग्लॉटिस में जो ट्रैकिया होता है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको उल्वा कहा जाता है। ये फ्लैप जो है विंड पाइप को ढक लेता है जब भोजन को निगला जाता है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड होता है। तो ये ऐसे देखिए, ये एक साथ में फूड पाइप, ये फूड पाइप और ये विंड पाइप दोनों है। दोनों की ओपनिंग यहां पे है, दोनों की ओपनिंग यहां पे है। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे जैसे ही भोजन आता है ये फ्लैप इस पे ढक जाता है और विंड पाइप ढक जाता है और भोजन चला आता है इस ईसोफेगस में। ठीक है। तो ये उसको जो उल्वा है वो हम जो है भोजन को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है बेटा। आइए
फेरिंग्स का रहा बात। देखिए बक्कल कैविटी हो गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस में भी एक बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस केवल सिर्फ और सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है बेटा कि भोजन जो मुंह के अंदर आने के बाद जो क्रश किया गया है, जिसकी पिसाई हुई है, जिसको चबाया गया है, ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग जिसका हुआ है, ग्राइंडिंग मिक्सिंग के बाद वो बन जाता है बोलस, एक निवाला बन जाता है। और उसको जब हम निगलते हैं तो भोजन कहां, अगर विंड पाइप बीच से काट दिया जाए, यहां से विंड पाइप, सॉरी नॉट विंड पाइप, ईसोफेगस को यहां से काट दिया जाए और यहां से, तो भोजन कहां, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी गिर सकता है, यानी स्टमक में नहीं जाएगा। तो जो ईसोफेगस है बेटा, ईसोफेगस ये रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ईसोफेगस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या? एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? मैंने कहा ना कि ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक रबर की पाइप है। तो रबर की पाइप है, तो रबर की पाइप समझ लो ये है। मैंने कहा बोलस, निवाला, जिस भोजन को हमने मिक्स किया है, ग्राइंड किया है, चबाया है, वो एक निवाला हो गया, गोला हो गया। तो जब उसको हम निगलते हैं तो विंड पाइप, विंड पाइप क्यों बार बार आ रहा है भाई? तो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जैसे निवाला आता है, तो ईसोफेगस में जहां पे बोलस पहुंचता है, ईसोफेगस का वो पार्ट फूल जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब जैसे ये निवाला आगे आएगा नीचे बोलस में, ये देखिए ये बोलस जैसे नीचे आया, ये ईसोफेगस फिर से फैल गया। लेकिन जब यूं से नीचे आएगा तो जो ईसोफेगस है वो अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा, यानी कि पहले यूं हुआ, फिर जहां पे बोलस आया फिर वहां पे फूल गया, ठीक है। फिर ये बोलस यहां पे आएगा तो फिर ये फूल जाएगा, फिर ये फूल जाएगा, और ये देखिए ये फिर फूल गया। तो इस तरह से अब यहां से बोलस यहां आया तो यहां ये जो है ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। फिर यहां से बोलस यहां आया तो फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। रबर है भाई, क्या है? रबर है। फैलाओ छोड़ दो, फैलाओगे छोड़ दोगे, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट है ईसोफेगस का, इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो ये तो रहा ईसोफेगस। अब आते हैं स्टमक। स्टमक में होता है डाइजेशन। क्या होता है बेटा? स्टमक में होता है डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन है क्या, ठीक है। डाइजेशन है क्या? डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है बेटा। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमने सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक किया है उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहा जाता है। इन सिंपल, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच solid and complex food substances converted into simple and absorbable form, ठीक है। तो ये तो डाइजेशन का डेफिनेशन रहा। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? तो बेटा मैं आपको बताता चलूं, डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। कहां से? बक्कल कैविटी पे हमारा एक अलग लेक्चर होगा। तो बक्कल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि बक्कल कैविटी में 3 पेयर, कितनी? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है,
पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड। ये तीन तरह की ग्लैंड एक पेयर में पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड दोनों कान के जड़ के पास, मैक्सिलरी ग्लैंड जो हमारा टीथ है, अंदर बक्कल कैविटी जो टीथ है, टीथ का जो नीचे यहां पे जो जहां पे मोलर टीथ है, मोलर टीथ, मोलर टीथ के रूट के पास दोनों मैक्सिलरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। लिंगुअल ग्लैंड, जीभ है ना, जीभ है ये वाला पार्ट, जहां से जीभ निचले लोअर पैलेटाइल से जुड़ा हुआ होता है, वहां पे लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन सलाइवरी ग्लैंड से बेटा एक एंजाइम सिक्रीट होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको कहा जाता है एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज इज आल्सो नोन एज टाइलिन। टाइलिन आप समझ सके मजाक मजाक में, इसलिए टाइलिन, पी साइलेंट है ना, अगर पी को जोड़ने लिखा पटाइलिन, क्या पटाइलिन, तो पी को साइलेंट है, जनरली इसको टाइलिन कहा जाता है। तो एमाइलेज जो है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। यानी कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया? माउथ से स्टार्ट हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। पूरा तो नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। मेन डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। क्या होता है? मेन डाइजेशन होता है बेटा स्टमक के अंदर। जब हम बक्कल कैविटी का लेक्चर डालेंगे तो वहां पे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अलग से हमारा लेक्चर रहेगा। ठीक है, अभी यहां पे मुझे केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब यहां स्टमक में तमाम तरह के डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, है ना, और तमाम तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि भोजन के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब ये तो हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां आता है? डाइजेस्टेड फूड आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एक चीज और जानिए, एब्जॉर्प्शन क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, उसका ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना, ट्रांसफर होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फोल्डिंग पाई जाती है बेटा। जो इनर है, इनर मेम्ब्रेन है, वो ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फोल्ड हो गई है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो गया है, और फोल्ड होने के बाद ये आउटर मेम्ब्रेन, फोल्ड होने के बाद बेटा ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। ये
इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई कहलाते हैं। क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है। भोजन आया यहां पे, यहां से फिर ये ऐसे घूमता हुआ इस विलाई में घूमता हुआ पास आउट होता है आगे। तो ये विलाई का क्या काम है? विलाई एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। विलाई कई टाइम फोल्ड होता है जिससे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, भोजन ज्यादा देर तक, डाइजेस्टेड फूड ज्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और जितनी देर तक रहेगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। विलाई के पास, ये विलाई है, सिंगल विलाई मैंने बना दिया है। विलाई के पास बहुत सारे जो है ब्लड वेसल्स ऐसे रन करते हैं विलाई के पैरेलल। जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड मटेरियल है, वो विलाई से इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। अब ये तो रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। देखिए, कंफ्यूज ना होना। देखिए, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां से? इंटेस्टाइन से ब्लड में गया है। कहां पे गया है? ब्लड में गया है डाइजेशन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में ब्लड से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल टिश्यूज तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? टिश्यूज तक पहुंचता है। तो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ब्लड में आना डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और ब्लड से फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल टिश्यू में आना एसिमिलेशन कहलाता है। अब एसिमिलेशन हो गया, अब आता है बेटा इजेशन। जो डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, अदरवाइज जो भी फूड मटेरियल है वो पहुंचा दिया जाता है रेक्टम में। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है। रेक्टम में पहुंचाने के बाद जब रेक्टम फुल हो जाता है तो सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होती हैं और ये जो है एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या है? द एक्सक्रीट आउट द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रू द एनएस इज कॉल्ड इजेशन। तो बेटा ये जो है आज ये हमारा डाइजेशन का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने को पाएंगे बेटा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। थैंक यू।